अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रस्टिंग के बारे में। रस्टिंग ऑफ द आयरन, आयरन कैसे रस्ट करता है, आयरन को जंग कैसे लगता है, प्रोसेस क्या होता है, इसके पीछे केमिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ द मेटल इज कॉल्ड रस्टिंग। या दूसरी डिफिनीशन इसकी हो सकती है द डिटोरिएशन ऑफ द मेटल्स बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। मेटल का ख़राब हो जाना एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए, इसको भी हम रस्टिंग कह सकते हैं, जंग लगने का अमल कह सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो रस्टिंग होती है, आयरन की रस्टिंग हो या किसी दूसरी मेटल की रस्टिंग हो, प्रोसेस तकरीबन एक जैसा है। लेकिन आयरन को हम थोड़ा सा यूनिक इस वजह से कह सकते हैं कि आयरन की रस्टिंग जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सी इसकी वजूहात क्या हैं, उनको देखेंगे, और ये प्रोसेस कैसे होता है इसको फिर एनिमेशन के ज़रिए से हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि आयरन जो है, आयरन की कोई भी बार हो, आयरन किसी भी शक्ल में आपके पास हो, तो उसकी सरफेस जो है उसके ऊपर टाइनी गैल्वानिक सेल्स बन जाते हैं, गैल्वानिक सेल बन जाते हैं। और वो जो गैल्वानिक सेल्स होते हैं वो एक्चुअली ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है उसको एकम्प्लिश करते हैं। तो ये टाइनी सेल्स क्यों बनते हैं सरफेस के ऊपर, उसकी वजूहात भी हम जानेंगे। और असल में होता यह है कि आयरन की जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ मतलब बम्प्स होते हैं, डिम्प्स होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सेल हैं वो उनके बनने का अमल जो है वो आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर बिल्कुल प्योर आयरन हो तो फिर तो रस्टिंग होती ही नहीं है। लेकिन आयरन के अंदर चूंकि इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं जैसे कार्बन वगैरह, तो ये चीज़ें दरअसल वो जो गैल्वानिक सेल है उसकी इस्टेब्लिशमेंट में अहम किरदार अदा करती हैं। बिल्कुल प्योर आयरन कभी भी रस्ट नहीं करता, क्योंकि सेल बनने के लिए एक्चुअली हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, दो मेटल्स चाहिए होते हैं। या मेटल नहीं है तो कंडक्टर दूसरा ज़रूरी है। तो आयरन के अंदर कार्बन होता है, वो ये काम कर सकता है। और कार्बन के अलावा कोई दूसरी मेटल हो जो आयरन के मुकाबले में आयरन के साथ जो सेल है उसको स्टेब्लिश कर सके, तब भी जो है रस्टिंग हो जाती है। अच्छा, तो इस दौरान ज़ाहिर है ये जो सेल बनता है, तो सेल के लिए तो ज़रूरी है कि एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हो ताकि कंडक्टेंस हो इलेक्ट्रॉनों की, या आयंस की कंडक्टेंस हो, आयंस की कंडक्टेंस हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फिज़ा में मौजूद होती है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर कार्बनिक एसिड बनाती है, और वो जो कार्बनिक एसिड होता है वो दरअसल यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इसको हम तफसील के साथ आगे देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड दरअसल एक इलेक्ट्रोलाइट है, अगरचे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़ाहिर जो कार्बनिक एसिड बनाती है वो वीक एसिड होता है। प्योर वाटर विदाउट डिज़ोल्व ऑक्सीजन एक्चुअली डजंट कोरोड्स। बिल्कुल जो प्योर वाटर होता है अगर उसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई ना हो तो वो आयरन को कोरोड नहीं करता। यानी प्योर वाटर जो है वो इस अमल में जो है वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि इसके लिए कुछ और भी ज़रूरत होती है। और कुछ और क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन जो है उसका मौजूद होना ज़रूरी होता है। रस्टिंग ऑलवेज रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू बी प्रेजेंट इन वाटर। रस्टिंग रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर टू अकर। यानी सिर्फ अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो रस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ वाटर मौजूद हो तब भी रस्टिंग नहीं होगी। इन दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन दोनों की मौजूदगी में रस्टिंग का अमल होता है। ड्राई एयर हो ना, ड्राई एयर मतलब बिल्कुल ड्राई एयर हो तो रस्टिंग नहीं होगी, बिल्कुल प्योर वाटर हो तो भी रस्टिंग नहीं होगी। ऑक्सीजन मौजूद होगी, पानी मौजूद होगा तो रस्टिंग होगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये रस्टिंग का अमल किस तरह होता है। ये आपको जो कुछ नज़र आ रहा है ये एक आयरन बार है, ये आप देख सकते हैं, ये एक आयरन बार है। और ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, वाटर। और ये छोटा सा आपको नीचे की तरफ एक प्रोजेक्शन जो नज़र आ रही है या प्रोट्रूड कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये दरअसल आप समझ लें कि ये जो मेटल बार है इसके अंदर एक डेंट सा मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर एक टाइनी सेल बन सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये आयरन है, टाइनी सेल बन गया है ज़ाहिर है। तो आयरन जो है वो क्या करता है, आयरन Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेता है। तो ज़ाहिर है जब आयरन कोरोड करके Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो उसके बाद दरअसल आयरन जो है वो Fe+2 की स्टेज में रुकता नहीं है, बल्कि ये आगे कन्वर्ट हो जाता है Fe+2 से Fe+3 में, और इसके लिए इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है।
अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो Fe+2 जो है Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहले स्टेज में आयरन Fe+2 में कन्वर्ट हुआ और फिर ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर लेती है। जाहिर है अब इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हुए, तो इलेक्ट्रॉनों को दूसरे साइड पे जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर के दूसरे साइड पे गए हैं। एक टाइनी सेल जो बना है, ये दरमियान में आप फ़र्क समझ लें, ये जो बार आपको मैंने लगाई है यहाँ पर, ये दरअसल इंडिकेट कर रही है कि ये वाला साइड जो है वो एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, एक कैथोडिक साइड है, एक एनोडिक साइड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो ये साइड पे आ जाते हैं। अब आयरन का इधर कोई हिस्सा है, यहाँ पर आयरन जो है, यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है वो क्या करता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके, ऑक्सीजन को लेके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वाटर में कन्वर्ट कैसे हो जाता है, जाहिर है ये H पॉजिटिव आयन कहाँ से आ गए, ऑक्सीजन तो जाहिर एटमॉस्फेयर से आ गई। ये H पॉजिटिव आयन जो है, मैंने कहा था ना पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व हो जाती है तो कार्बनिक एसिड बनाती है, और ये कार्बनिक एसिड जब डिसोसिएट हो जाता है तो H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव आयन बनाता है। तो दरअसल ये H पॉजिटिव आयन जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं और H2O बना देते हैं। सो आयरन का एक हिस्सा जो है वो कैथोड के तौर पर काम कर रहा है, दूसरे हिस्से में जहाँ पर इम्प्योरिटी मौजूद है वहाँ पर ये अमल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एनोड आयरन, यहाँ पर जो है वो रिडक्शन हो रही है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये जो आपके पास Fe+3 बन जाता है, ये Fe+3 जो वाटर होता है उसके साथ रिएक्शन करके, ये देखें Fe+3 वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और ये आप देख सकते हैं Fe2O3.H2O। ये दरअसल एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है जंग का, एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है जो रस्टिंग होती है उसका, साथ 6H पॉजिटिव आयन दे देता है। जाहिर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने 6H पॉजिटिव आयन लिखा। तो ये जो रस्ट होता है ये उसका एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है Fe2O3.H2O। तो वो जो आपको ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का जो मास नजर आ रहा होता है आयरन की किसी बार के ऊपर, दरअसल वो ये चीज़ होती है, ये वहाँ पर मौजूद होती है। तो इस तरह से जो है ये रस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, बाकी जो मेटल्स हैं वो भी रस्ट करती हैं, लेकिन आयरन की रस्टिंग में ये होता है कि आयरन जब रस्ट करता है तो ये जो जंग वहाँ बन जाता है ये पोरस होता है। तो जब एक दफ़ा आयरन को जंग लग गया तो वो उसको ख़त्म करके छोड़ता है, मतलब ये जंग लगने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उस वक्त जब सारे आयरन को जंग लग जाए। इस वजह से जब आप आयरन को पेंट करते हैं तो इसको इस तरह पेंट किया करें कि कहीं कोई खाली जगह ना हो। अगर ज़रा सी भी खाली जगह हो गई, छोड़ दिया आपने, कहीं पे कोई एरिया रह गया, तो याद रखें आयरन फिर भी रस्ट करेगा, हालांकि आपने उसको बिल्कुल कवर किया हुआ होगा, लेकिन छोटा सा एरिया आपने छोड़ दिया होगा। इसके अलावा बाकी जो मेटल हैं जैसे एल्युमिनियम है, हालांकि एल्युमिनियम को भी जंग लगता है, लेकिन एल्युमिनियम को जो जंग लगने का अमल होता है उसके ऊपर लेयर बन जाती है और वो लेयर मजीद नीचे जो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन है वो करने नहीं देती। लेकिन आयरन में क्या होता है, वो पोरस यानी जंग बनने के बाद वो जंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, नीचे से फ्रेश सरफेस आ जाती है, उस फ्रेश सरफेस को लगता जाता है उस वक्त तक जब तक कि कंप्लीटली आयरन जो है वो डिग्रेड नहीं हो जाता। इस चीज़ की वजह से हम जो आयरन प्रोड्यूस करते हैं दुनिया में हर साल, उसका 20% आयरन जो है वो क्या हो जाता है, वो इस रस्टिंग की नज़र हो जाता है, ज़ाया हो जाता है इस ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन की वजह से। अब हम बात करेंगे कि हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, आयरन को हम कैसे बचा सकते हैं या दूसरी मेटल्स को कैसे बचा सकते हैं। तो पहला तरीका जिससे आप लोग वाकिफ़ भी होंगे, अप्लाइंग पेंट ओवर दी सरफेस, पेंट लगा के उसको हम बचा सकते हैं, यानी उसके ऊपर पेंट कर दिया कंप्लीटली। लेकिन ये भी जानते हैं आप कि पेंट जो है ज़ाहिर है वो हमेशा नहीं रहता, कुछ अर्से के बाद ख़त्म हो जाता है, तो फ्रेशली पेंट करना पड़ेगा आपको आयरन की वो सरफेस। दूसरा, गैल्वेनाइज कर सकते हैं मेटल सरफेस को, आयरन को किसी ऐसी मेटल से जो आयरन के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिव मेटल हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन के मुकाबले में ज़्यादा हो, तो उसको आयरन की सरफेस के ऊपर चढ़ा सकते हैं आप। ठीक है। और तीसरा जो है वो सेक्रीफिशियल मेटल आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप सेक्रीफिशियल मेटल ऐड करेंगे तो उसके ज़रिए से भी आयरन जो है वो रस्टिंग से बच सकता है। मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूँगा ये जो सेक्रीफिशियल मेटल है, इस प्रोसेस को और गैल्वेनाइजेशन को हम देखेंगे। ठीक है। तो ये देखें, ये आप समझ लें कि ये एक टैंक है या कोई पाइप है जो ज़ेर ज़मीन गुजर रहा है। ज़ाहिर है ये आयरन का पाइप है तो इसको तो जंग लगेगा, तो आयरन के पाइप को हम जंग से बचाना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, इसके साथ एक छोटी सी मेटल अटैच कर लेते हैं जो आयरन के मुकाबले में ज़्यादा जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। वो क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को आयरन के साथ जो है हम अटैच कर लेते हैं। ये जो पाइप है ये गुजर रहा है ज़ेर ज़मीन, नीचे ज़ाहिर ऑक्सीजन भी हो सकती है, वाटर मौजूद हो सकता है, इसकी डिग्रेडेशन होगी, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन।
तो होता यह है कि एनोड, ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाता है Mg+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ज़ाहिर है ये ऊपर मेटल सरफेस पे चले जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन मौजूद होती है, वहाँ पर वाटर मौजूद हो सकता है, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो सकती है जैसे H पॉजिटिव आयन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो वहाँ पर जाके ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। यहाँ पर आपने देखा कि आयरन और दूसरी साइड पे मैग्नीशियम, तो अब आयरन बच गया और मैग्नीशियम की डिग्रेडेशन शुरू हो गई, तो ये मैग्नीशियम की ये मेटल खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी लगा देंगे, लेकिन इससे ये जो पाइप है ये महफूज रह जाता है। तो इस तरह से जो है ये सेल पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी एक ये इलेक्ट्रोड होता है, एक ये इलेक्ट्रोड होता है, तो इस तरह से आयरन बच जाता है और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडेटिव डिग्रेड कर लेता है। दूसरा गैल्वेनाइजेशन, ये जो आयरन की सरफेस है इसको टिन के जरिए से या जिंक के जरिए से क्या कर लेते हैं, हम ऊपर से मुकम्मल तौर पर कवर कर लेते हैं कि कोई हिस्सा जो है वो एक्सपोज न रहे। उसमें क्या होता है, अगर आप नीचे देखें तो आयरन जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.45 है और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.76 है। तो ये चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल है और अगर आप इनको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करें तो ज़ाहिर नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो आप देख सकते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, किसके मुकाबले में, इस आयरन के मुकाबले में। तो जिंक अगर इसके ऊपर लगा हुआ होगा तो जिंक पहले कोरोड करेगा और आयरन जो है वो बच जाएगा। तो इस तरह से ये यानी हम इसको बचा लेते हैं, आयरन को बचा लेते हैं गैल्वेनाइजेशन के ज़रिए से। तो ये था जी टोटल रस्टिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करें, आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप नीचे कमेंट्स में छोड़ दें और मुझसे ज़रूर पूछें उन क्वेश्चंस के बारे में। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।